हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है, पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी पिछली क्लास में। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे और उसकी मैथमेटिक्स पर फोकस करेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पर जो लॉ, कोई भी रेडियो एक्टिविटी हो, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, अब कोई गिवन सब्सटेंस हो सकता है अल्फा डीके दिखा रहा हो, या हो सकता है बीटा डीके दिखा रहा हो, या हो सकता है गामा डीके दिखा रहा हो, या फिर हो सकता है अल्फा भी दिखा रहा हो, बीटा भी दिखा रहा हो, दोनों साइमल्टेनियसली दिखा रहा हो। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो कोई भी रेडियो एक्टिव डीके हो तो वो जो रेडियो एक्टिव डीके का रेट है, मतलब एक गिवन सैंपल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं ऑफ अ एलिमेंट, ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो वो समय के साथ ऑब्वियसली कम होते जाएंगे, वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी का यही मतलब होता है। तो किस रेट से वो कम होते हैं, क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, एक तरीके से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिस्ट्री में यूजुअली आप एटॉमिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, बट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन। तो आपने मोस्ट प्रोबेबली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो रेडियो एक्टिव डिके किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है? तो रदरफोर्ड ने इस पर बहुत काम किया था, अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने, और वो एक्सपेरिमेंटल फेज थे अर्न्स्ट रदरफोर्ड, एंड सॉडी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उसका मैथमेटिकल मॉडल निकाला। तो इसको बोला जाता है रदरफोर्ड सॉडी लॉ। रदरफोर्ड सॉडी लॉ, तो क्या है रदरफोर्ड सॉडी लॉ, जरा समझेंगे। सिंपल सा है, रदरफोर्ड सॉडी लॉ। तो रदरफोर्ड सॉडी लॉ एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होगा dN by dt इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कि अगर n की पावर 0 हो तो इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n की पावर 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n की पावर 2 हो तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंटली निकाला था रदरफोर्ड ने, और सॉडी ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म दिया। तो dN by dt इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच आर कन्वर्टिंग फ्रॉम फ्रॉम गिवन स्टेट टू अदर एलिमेंट, दूसरे न्यूक्लियस में जो कन्वर्ट हो रहा है। एक तरीके से दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिके। तो dN by dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n। अब ये माइनस साइन क्यों आया, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। माइनस साइन इसलिए क्योंकि n की वैल्यू घट रही है समय के साथ। n खुद एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन n की वैल्यू घट रही है समय के साथ। तो मतलब जैसे अभी ये सैंपल में हमारे इतना सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल, थोड़ी देर में घट के इतना रह जाएगा। बाकी जो दूसरे होंगे, मतलब पहले ये पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव सैंपल था, अब ये सैंपल जो रहेगा उसमें ये मतलब एक तरीके से आधा बचेगा, हो सकता है कुछ टाइम के बाद। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये और कम हो जाएंगे, मतलब ये वाले, मतलब ये डैश, ये वाले डैश से मैं दिखा रहा हूं जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, और ये वाला एक तरीके से जो वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का नंबर कम होते जाएगा और समय के साथ, और वाले न्यूक्लियस का नंबर जो है वो समय के साथ बढ़ता जाएगा, उनका नंबर समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो रदरफोर्ड सॉडी लॉ ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पर डिपेंड करती है। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उतना जल्दी वो दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, फिर यहाँ कम हो चुकी होगी, फिर यहाँ और कम हो चुकी होगी, फिर यहाँ और कम हो चुकी होगी। तो जैसे जैसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर कम होता जाएगा तो रेट ऑफ डिके भी कम होता जाएगा। तो dN by dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n। दिस लेमडा इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसको रेट कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट भी बोला जाता है। डिके कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट बोला जाता है इसको। नाउ यहाँ पर से अगर ये इक्वेशन सॉल्व करें तो dN by n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। शुरुआत में फॉर एग्जांपल n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं, फिर n बचे और ये 0 से t, तो ये हो जाएगा ln n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा t।
तो यहाँ से देखेंगे तो n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ से ये देखेंगे n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। सो दिस इज दी नंबर ऑफ न्यूक्लियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये अगर देखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो एन नॉट आएगा, और t इज इक्वल टू कुछ और डालेंगे तो एन नॉट से कम वैल्यू आएगी। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूं मैं, n वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करूं अगर, तो n वर्सेस t का जो ग्राफ होगा, शुरुआत में इसका नंबर n नॉट है और ये कम होता जाएगा, लेकिन ये फंक्शन जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये ऐसे करके डिक्रीज करता हुआ फंक्शन है। तो शुरुआत में इसका नंबर n नॉट है, और फिर जैसे टाइम के साथ, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो n की वैल्यू जो होती जा रही है वो कम होती जा रही है, n की वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ज़रा देखेंगे। तो पहला यहाँ है हाफ लाइफ का कंसेप्ट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कितने टाइम में ये नंबर आधा हो जाए। तो आधा होने का मतलब n की वैल्यू हो गई n नॉट बाई 2, दैट इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। दोनों तरफ ln ले लूँगा तो ln ई की पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू ln हाफ। तो ये हो जाएगा, अगर ये देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा टी ln ई इज नथिंग बट 1, दैट इज इक्वल टू माइनस ln2। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ln ई इज 1, तो टी हाफ जो निकल के आ गया वो आ गया ln2 अपॉन लेमडा। इट इज कमिंग इक्वल टू ln2 अपॉन लेमडा। दिस इज 0.693 अपॉन लेमडा। ln2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.693 होती है। तो दिस इज टी हाफ और लेमडा जो डिके कांस्टेंट है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है ये। ln2 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू टी हाफ। मतलब ये अगर n नॉट है तो n नॉट बाई 2 कितने टाइम में होगा? तो n नॉट बाई 2 ये होगा एक हाफ लाइफ में। नाउ 2 हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? 2 हाफ लाइफ, तो 2 हाफ लाइफ में मतलब यहां पर अगर मैं डाल दूं 2 ln2 अपॉन लेमडा, तो n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा। 2 हाफ लाइफ मतलब हो जाएगा 2 ln2 अपॉन लेमडा। लेमडा से लेमडा कटा तो ये देखेंगे तो ये हो जाएगा n नॉट ई की पावर माइनस ln4 विच विल बी इक्वल टू n नॉट बाई 4। तो मतलब 2 हाफ लाइफ में वो n नॉट बाई 4 हो जाएगा, मतलब n नॉट बाई 2 का आधा। तो n नॉट बाई 2 का आधा ये हो जाएगा कितने टाइम में? इट विल बी इन 2 हाफ लाइफ्स। तो 2 हाफ लाइफ्स में ये n नॉट बाई 2 का आधा हो जाएगा, तो 2 हाफ लाइफ में। फिर अगर देखेंगे 3 हाफ लाइफ में वो n नॉट बाई 4 का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हाफ लाइफ में, इन 3 हाफ लाइफ्स। फिर n नॉट बाई 16 हो जाएगा 4 हाफ लाइफ में, n नॉट बाई 16 हो जाएगा 4 हाफ लाइफ में। और ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं कि ये इनका नंबर जो है डिक्रीज होता जाएगा। मतलब हर एक हाफ लाइफ में जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, वो आधे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये तो याद ही रखना है ऑब्वियसली, ये फार्मूला भी याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखने लायक है यहाँ, वो है कि शुरुआत में अगर ये नंबर n नॉट है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का, तो एक हाफ लाइफ में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा n नॉट बाई 2। फिर 2 हाफ लाइफ में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा n नॉट बाई 4। फिर 3 हाफ लाइफ में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा n नॉट बाई 8, और ऐसे ऐसे करके ये कम होता जाएगा इनका नंबर। तो ये हो गया, मतलब ये t इजिकल टू 0 पे है, ये 1 हाफ लाइफ में, ये 2 हाफ लाइफ में, ये 3 हाफ लाइफ में। तो ये नंबर जो है वो कम होता जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो एक ये दिख रहा है कि n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n, वेयर आफ्टर nth हाफ लाइफ, मतलब दिस आफ्टर nth हाफ लाइफ। तो मतलब अगर n की जगह आप 2 डालेंगे तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बचे होंगे? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रिमेनिंग है ये, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रिमेनिंग विल बी इक्वल टू आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स तो n नॉट बाई 4, आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स n नॉट बाई 8, आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स n नॉट बाई 16, आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स इट विल बी n नॉट बाई 32। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि n हाफ लाइफ्स के बाद नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो बचेंगे इट विल बी n नॉट अपॉन 2 की पावर n। ठीक है।
हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमने देखा, इसको याद रखेंगे प्लीज़, ये जो भी फॉर्मूले हमने देखे। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक और छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो है यूनिट्स। तो ये जो है dn/dt, इसको बोला जाता है रेट ऑफ डिके, या इसको एक्टिविटी भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी, रेडियोएक्टिव एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल का मतलब है कि पर सेकंड कितने न्यूक्लियस जो हैं वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी। रेट ऑफ डिके भी बोला जाता है और एक्टिविटी भी बोला जाता है। तो एक्टिविटी की यूनिट जो है, एक है DPS स्टैंड्स फॉर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब अगर 50 DPS है तो इसका मतलब 50 डिसइंटीग्रेशन, मतलब 50 डिके पर सेकेंड हो रहे हैं। 50 एक सेकेंड में 50 न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे न्यूक्लियस में। तो एक्टिविटी की एक यूनिट है DPS। दूसरी यूनिट है बैक्रिल। ये हेनरी बैक्रिल के नाम पे, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी एक तरीके से पहली बार पता की थी, जिन्होंने पहली बार रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी एक तरीके से। नाउ बैक्रिल और DPS में बहुत सिंपल रिलेशनशिप है कि 1 बैक्रिल इज इक्वल टू 1 DPS। ये याद रखना है, सिंपल सा है, मतलब DPS और बैक्रिल एक ही बात है। तीसरी यूनिट जो यहां पर है वो है क्यूरी, मैरी क्यूरी के नाम पे, जिन्होंने रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियम की खासियत, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, केवल रेडियम ही नहीं है, लेकिन रेडियम की कुछ खासियत है। रेडियम की खासियत यह है कि रेडियम को आप अंधेरे में रखें, अगर इनफ अमाउंट ऑफ रेडियम है तो उसमें विजिबल रेज एक तरीके से उसमें से निकलती हैं रेडियो एक्टिव डिके में, मतलब आंखों से नजर आती हैं वो रेज। नॉर्मली रेडियो एक्टिव डिके में जो भी रेज निकलती हैं वो आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन रेडियम में कुछ पार्ट जो है रेडियो एक्टिव डिके का वो आंखों से नजर आता है, मतलब विजिबल होता है एक तरीके से ह्यूमन आइज को। तो मैरी क्यूरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ये साइंस के फील्ड में, कि उन्होंने रेडियम को एक तरीके से अपने जो ओर होता है रेडियम का, उससे अलग करने की प्रोसेस बनाई थी। तो उन्होंने एक तरीके से रेडियम निकाला था ओर से, प्योर रेडियम। तो इस प्रोसेस में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ रेडिएशन पॉइजनिंग, और काफ़ी कुछ टाइम के बाद मैरी क्यूरी की भी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ रेडिएशन पॉइजनिंग। उस वक्त एक्चुअली ये पता नहीं था कि ये रेडिएशन ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल होती हैं। तो उनके ऑनर पे एक्टिविटी का एक यूनिट डिफाइन किया गया, 1 क्यूरी जो यूनिट है, तो 1 क्यूरी CU से रिप्रेजेंट करते हैं 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्टिविटी of 1 gram of radium. This is equal to activity of 1 gram of radium. 1 ग्राम ऑफ रेडियम जो है उससे एक सेकंड में 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन एक सेकंड में उसमें होते हैं। तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। तो दिस इज दी वैल्यू ऑफ 1 क्यूरी इन टर्म्स ऑफ DPS और बैक्रिल। तो ये यूनिट्स की बात हुई और ये फॉर्मूलों की बात हुई। तो ये हमने देखे। अब केवल यही एक तरीके से इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जिस पर क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले देखे हमने रेडियो एक्टिविटी में, ये सारे फॉर्मूले प्लीज एक बार अच्छे से नोट करेंगे और याद रखेंगे। ये फॉर्मूले रट्टा मारने हैं आपको अच्छे से, मतलब भूलना नहीं है इन फॉर्मूलों को। ये फॉर्मूला है dn/dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n। dn/dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n पहला फॉर्मूला। दूसरा है n इज इक्वल टू, या इसको एक्टिविटी बोलते हैं, dn/dt को एक्टिविटी भी बोला जाता है, मतलब a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, मतलब इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस लेमडा n। दूसरा n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस लेमडा t, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव atoms remaining after time t and n0 is the number of radioactive nucleus initially। तो n is equal to n0 e⁻ माइनस लेमडा t। नाउ अगर देखेंगे यहाँ तो इस इक्वेशन की मदद से आप एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dn/dt इज इक्वल टू n0 इंटू e⁻ माइनस लेमडा t इंटू माइनस लेमडा। तो यहाँ पर देखेंगे तो dn/dt कैन बी रिटर्न नथिंग बट इट विल बी एक्टिविटी एट एनी टाइम t।
यहाँ हो जाएगा माइनस lambda n naught. Lambda n naught will be equal to activity initially. तो A is equal to will be equal to A naught actually. मतलब n की जगह मतलब A naught is equal to minus lambda n naught. तो माइनस lambda n naught की जगह A naught लिख सकते हैं e की पावर माइनस lambda t. तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अगर देखें सिमिलर ही है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला और एक्टिविटी नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग का फॉर्मूला एंड एक्टिविटी ऑफ सैंपल का फॉर्मूला सिमिलर है. तो एक्टिविटी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी. तो ये दो रिलेशनशिप है हमारी. नाउ इसके बाद अगर देखेंगे एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी. तो ये दो रिलेशनशिप्स हैं हमारी. इसके बाद अगर देखेंगे हम तो तीसरा रिलेशनशिप था हाफ लाइफ का, कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज ln2 अपॉन लेमडा. ठीक है, 0.693 अपॉन लेमडा. और तीसरा जो अगला फॉर्मूला है कि टी एन विल बी इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन आफ्टर एन हाफ लाइफ्स. एन हाफ लाइफ्स के बाद इतना बचेगा. नाउ एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, वो है टी एवरेज. टी एवरेज इज 1 अपॉन लेमडा. तो टी एवरेज की वैल्यू होती है 1 अपॉन लेमडा. नाउ ये जो फॉर्मूला है हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला है, हाफ लाइफ इज ln2 अपॉन लेमडा एंड एवरेज लाइफ इज 1 अपॉन लेमडा. इसका डेरिवेशन में करने की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डेरिवेशन. वैसे अगर किसी भी चीज़ की एवरेज लाइफ आपको निकालनी है तो उसका मतलब मीनिंग क्या है. तो यहाँ पर क्या है कि रेडियो एक्टिव सैंपल में जो न्यूक्लियस है वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. तो एक तरीके से पूरा कन्वर्ट होने में तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लगेगा सारे के सारे न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने में. लेकिन एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कुछ न्यूक्लियाई जल्दी डिके हो जा रहे हैं, कुछ न्यूक्लियाई टाइम लेंगे डिके होने में. तो यहाँ पर आप एवरेज लाइफ निकालना है अगर, तो टोटल लाइफ ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये हमारा एक तरीके से रिलेशनशिप है. दिस इज the value of average life. Now what is the meaning of total life of all atoms? तो जैसे शुरुआत में n नॉट नंबर था t इज इक्वल टू 0 टाइम में. नाउ t टाइम के बाद यहाँ n बचा, वेर n की वैल्यू मुझे पता है, n की वैल्यू होती है n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t. नाउ अगले dt टाइम में, मतलब t प्लस dt टाइम में ये थोड़ा सा डिके हो जाएगा. t प्लस डी टी टाइम में इससे थोड़ा कम बचेगा, एक तरीके से ये n माइनस डी एन हो जाएगा. और डी एन की वैल्यू होती है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा, एक तरीके से मैग्नीट्यूड उसका इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन. एन की वैल्यू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी. तो डी एन एक तरीके से हो जाएगा दिस इंटू डी टी, ये डी एन की वैल्यू हो जाएगी. मतलब इतने डी टी टाइम में डिके हो जाएंगे एक तरीके से. तो इतने अगर डिके हो गए तो ये जो ये डीएन डिके हुए हैं वो अभी तक बचे हुए थे, टी टाइम तक बचे हुए थे, और डी टाइम में डिके हो गए इतने डीएन. तो इन्होंने एक तरीके से टी लाइफ जी ली, तो इनकी जो लाइफ हो जाएगी वो हो जाएगी टी डीएन. मतलब डीएन एक मॉलिक्यूल की एक न्यूक्लियस की लाइफ टी है, दो न्यूक्लियस की लाइफ 2t होगी, 3 न्यूक्लियस की लाइफ 3t होगी, 4 न्यूक्लियस की लाइफ 4t होगी. तो डीएन न्यूक्लियस की लाइफ टी डीएन होगी. तो यहाँ पर जो टी एवरेज हो जाएगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टी डीएन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएन. इंटीग्रेशन ऑफ डीएन विल बी नथिंग बट एन नॉट. तो ज़रा बेटा ये खुद डिराइव करेंगे एक बार, और ये निकल के आता है 1 अपॉन लेमडा के बराबर. ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूले जो हैं टी एवरेज, टी हाफ लाइफ, ये फॉर्मूले याद रखेंगे. नाउ सीपीएस की तरफ पढ़ेंगे. तो पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था मैंने, वो था आयरन की बाइंडिंग एनर्जी निकालने वाला फॉर्मूला क्वेश्चन. तो आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो करीब कुछ 480 490 के अराउंड आती है कुछ. उसका जो आंसर है निकालना कैसे है, आयरन कैसे बनेगा, आयरन बनेगा 26 प्रोटॉन प्लस 30 न्यूट्रॉन्स
इनसे मिलके बनेगा Fe56 26। तो यहाँ पर हो जाएगा 26 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हो जाएगा मास ऑफ Fe न्यूक्लियस। तो हमें यहाँ दिया है मास ऑफ Fe न्यूक्लियस दिया हुआ है, एटॉमिक मास एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 26 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड करेंगे और 26 इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी ऐड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 26 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन, और राइट हैंड साइड हो जाएगा मास ऑफ एक तरीके से Fe न्यूक्लियस, Fe एटम, कैपिटल M, एक तरीके से कैपिटल M Fe हो जाएगा, और ये कैपिटल M H हो जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 26 इंटू 1.00783 प्लस 30 इंटू 1.00867, और RHS में इसका मास है 55.9349। तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसमें, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 1.00783 मैं अभी कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में हाथ से ही करनी पड़े, प्लस 30 इंटू 1.00867, तो ये प्लस 30.2601, तो ऐड करेंगे दोनों को, प्लस 26.20358, तो ये आ रहा है 56.46368। तो ये आ रहा है LHS, और RHS का मास ये है। तो मास डिफेक्ट हो गया तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, यही हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो डेल्टा M जो हो गया वो हो गया 56.46368 माइनस 55.9349, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 55.9349। तो ये निकल के आ रही है 0.52878। तो जो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी इट विल बी डेल्टा M इंटू 931, ये AMU में आया ना, तो इसको 931, तब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 931, तो ये निकल के आ रहा है 492.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर निकालनी होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी इक्वल टू 492.29 डिवाइडेड बाई 56, which is coming equal to 8.79। तो ये एक तरीके से मैक्सिमम होती है, दिस इज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जो आयरन होता है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है एक तरीके से। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन करना आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला है 9th क्वेश्चन। कंसिडर अ बीटा डिके। बीटा डिके है वहाँ पर एक दिखा रखा है 198 आयरन कन्वर्ट इनटू Hg स्टार प्लस बीटा नेगेटिव प्लस न्यूट्रिनो। तो वेयर Hg स्टार रिप्रेजेंट द मर्क्यूरी न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट एट एनर्जी 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, what can be the maximum kinetic energy of electron emitted? The atomic mass of 198 AU is इतना and Hg is इतना। काफ़ी अच्छा सवाल है, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसको हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा रुक के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, थोड़ा अच्छा सवाल है। उससे पहले और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। लेट्स ट्राई टू सी एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये NCERT में दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल्स जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, NCERT से ही पिक कर रहा हूँ मैं ये एग्जाम्पल्स एज इट इज़, तो ताकि क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये याद रखने हैं आपको। तो NCERT में ये एग्जाम्पल्स मेंशन्ड हैं। ये देखेंगे, तो ये हमारी रिएक्शन है जो NCERT में मेंशन्ड है। देखेंगे रिएक्शन क्या है। तो ये है
ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। तो पहला है फॉस्फोरस इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर, फॉस्फोरस इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर। तो P1532 is converting into sulfur 1632 plus E minus plus anti neutrino. So this is an example of beta negative decay. तो बीटा नेगेटिव डिके और उसके सामने उसका हाफ लाइफ लिखा हुआ है, तो हाफ लाइफ है 14.3 डेज। नाउ तो बीटा नेगेटिव डिके है ये, फॉस्फोरस इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर, साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। दूसरा उसके जस्ट नीचे दिखा रखा है बीटा पॉजिटिव डिके। अगर देखेंगे सोडियम 22 इज कन्वर्टिंग इनटू नियॉन 22, ई पॉजिटिव वहां निकल रहा है, ई पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो निकल रहा है साथ में, और इसका हाफ लाइफ देखेंगे तो इट इज गिवन 2.6 ईयर्स। तो ये 2.6 ईयर्स इसका हाफ लाइफ है। नाउ ये एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, आपको अच्छा रहेगा अगर ये याद रखेंगे तो, क्योंकि ये सीधे सीधे कभी ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है गामा डिके का। तो उसके जस्ट अगले पेज में गामा डिके का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स सी। हाँ, तो ये हमारा एग्जाम्पल है गामा डिके का। तो फिगर 13.4 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कभी कभी उसने पूछे भी हैं सवाल कि कौन सा एलिमेंट कौन सा डिके दिखाएगा, मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट गामा डिके दिखाएगा या कौन सा अल्फा डिके दिखाएगा। वो यूजुअली मतलब इसी से पूछता है, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसी से पूछता है, क्योंकि रिएक्शन तो वैसे बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है कोबाल्ट का। अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पहले बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है और फिर उसके बाद 2 बार गामा डिके हो रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मैं अलग से लिखूं यहां पर, तो 60 कोबाल्ट 27 इज शोइंग बीटा नेगेटिव डिके। तो बीटा नेगेटिव डिके वो दिखा रहा है, वो पहले Ni डबल स्टार में कन्वर्ट होगा, Ni डबल स्टार 2860 प्लस E माइनस 10 प्लस न्यूट्रिनो। तो ये हमारा कन्वर्ट होगा। ये एक तरीके से कोबाल्ट जो है वो सीधे निकल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। पहले बीटा नेगेटिव डिके दिखाया उसने, बट इट इज नॉट कन्वर्टिंग स्ट्रेट अवे इनटू निकल, इट इज कन्वर्टिंग इनटू एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट ऑफ निकल। फिर उसके बाद ये निकल जो है ये गामा डिके दिखाएगा और Ni स्टार में कन्वर्ट होगा। तो Ni स्टार इज ये डबल एक्साइटेड स्टेट थी निकल की, दिस इज सिंगल एक्साइटेड स्टेट ऑफ निकल, प्लस ये गामा 1 रिलीज होगा और इसकी एनर्जी है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे। फिर इसके बाद ये कन्वर्ट होगा निकल में, स्टेबल निकल में, दिस इज ग्राउंड स्टेट का निकल का न्यूक्लियस, प्लस साथ में ये फोटोन रिलीज होगा गामा 2, इट विल बी 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अगर देखेंगे यहाँ 2 साइमल्टेनियस गामा डिके दिख रहे हैं, एक के बाद एक 2 गामा डिके दिख रहे हैं, और ये पहले बीटा नेगेटिव डिके दिखा रहा है। तो बीटा नेगेटिव डिके दिखाया और उसके बाद फिर गामा डिके दिख रहा है हमको। तो इस तरीके से ये रिएक्शन अच्छे से याद रखनी है कि कोबाल्ट बीटा नेगेटिव डिके दिखाता है, फिर उसके बाद गामा डिकेज भी दिखाता है कोबाल्ट। तो ये याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ इसके बाद जो अगला रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है अल्फा डिके का। सॉरी, अल्फा डिके का पहले ही दिया हुआ था, लेकिन हाँ, तो अल्फा डिके का पहले देखेंगे। अल्फा डिके का, तो अल्फा डिके का ये है, तो ये कॉमन रिएक्शन है जो अल्फा डिके की एनसीईआरटी में दी हुई है। तो ये रिएक्शन है सिंपल, यूरेनियम 23892 क्या है, अगर आप देखेंगे यूरेनियम 23892 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थोरियम 23490 प्लस हीलियम न्यूक्लियस। साथ में ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हीलियम और थोरियम में। तो यूरेनियम 238 एक तरीके से अल्फा डिके दिखाता है। तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ये बहुत हेल्प करेगा आपको कभी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। नाउ इसके अलावा हमारे कुछ और छोटी बातें हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, रेडियो एक्टिविटी के अलावा भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ऑब्वियसली, तो वो हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल्स पे उतरेंगे जो कि सीपीएस में क्वेश्चंस हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10th, हाँ क्वेश्चन नंबर 10th जो है 10th एंड 11th, तो रेडियो एक्टिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द एज ऑफ अ गिवन सैंपल। कोई सैंपल है, जैसे फॉसिल्स हैं, तो उनकी एज डिटरमाइन करने में बहुत हेल्पफुल होती है रेडियो एक्टिविटी। अब जैसे कार्बन डेटिंग करके एक एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिविटी का, तो C14 होता है। तो नॉर्मली जो कार्बन है, तो कार्बन का स्टेबल फॉर्म है C12, लेकिन नेचर में जब जैसे प्लांट्स कार्बन बेस्ड लाइफ हैं, तो प्लांट्स जो हैं उनमें C12 तो होता है, लेकिन छोटा सा परसेंटेज C14 का भी होता है। नाउ टाइम के साथ जब प्लांट डेड हो जाता है, जब प्लांट लाइव है तब तो वो रेप्लेनिश होते रहते हैं, मतलब कार्बन आता रहता है प्लांट के अंदर, लेकिन जब वो डेड हो जाते हैं तो फिर वो प्रोसेस मतलब रेप्लेनिश होने की खत्म हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, C12 तो उतना का उतना ही रहता है, लेकिन C14 जो है वो N14 में कन्वर्ट होने लगता है। तो C14 जो है बीटा नेगेटिव डिके दिखा के वो N14 में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर फिर तो नाइट्रोजन 14 जहां पर कार्बन होना चाहिए उसकी जगह नाइट्रोजन मिला अगर आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाइट्रोजन एक्चुअली कार्बन के डिके से आया है। मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में नाइट्रोजन जहां पर है वहां पर कार्बन कार्बन जहां पर है वहां पर N14 आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन कार्बन डिके से आया है। तो आप वो मेजर कर सकते हैं और मेजर करके जज कर सकते हैं, मतलब उसको मेजर करने की मशीन्स होती हैं। तो फिर टोटल नंबर ऑफ C14 एटम्स आपको पता चल गए अगर जो प्रेजेंट है तब, एंड टोटल नंबर ऑफ N14 पता चल गए, तो उससे आप उसकी लाइफ डिटरमाइन कर सकते हैं गिवन सैंपल की कि वो कितना पुराना है। जैसे क्वेश्चन देखेंगे 10 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से आसान है। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर सैंपल है 610 न्यूक्लियर एट इंस्टेंट, हाउ मेनी ऑफ दिस न्यूक्लियर विल स्टिल बी इन सेम एक्टिव स्टेट आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ के बाद जो बचेंगे वो हो गए 6 × 10⁻18 अपॉन 2 की पावर 2, मतलब वो हो जाएगा 6/4 × 10⁻18, मतलब हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 × 10⁻18, इतने बचेंगे। और डिके हो गए होंगे 6 - 1.5, इतने डिके हो गए होंगे। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 11। The number of uranium-238 atom in an ancient rock equals the number of Pb206 atoms. The half life of decay of uranium-238 is 4. जो T half है इसकी, it is 4.5 × 10⁹ years. ये हाफ लाइफ है हमारी सैंपल की। एस्टिमेट द एज ऑफ रॉक एज्यूमिंग दैट ऑल Pb206 आर फॉर्म फ्रॉम द डिके ऑफ यूरेनियम-238। तो यूरेनियम-238 जो है Pb206 में कन्वर्ट हो रहा है, बीच में ऑब्वियसली बहुत सारी प्रोसेस होंगी, उसके बाद ये फाइनली इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा। तो बोल रहा है इस पूरी रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो 4.5 × 10⁹ years है। और अभी क्या है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ यूरेनियम और पीबी है, और वो बोल रहा है शुरुआत में केवल यूरेनियम था। एज्यूम दैट ऑल Pb206 हैज फॉर्म्ड फ्रॉम यूरेनियम। तो शुरुआत में ये N0 था और ये 0 है। एक हाफ लाइफ के बाद ये बचेगा N0/2 और ये भी होगा N0/2। 2 हाफ लाइफ के बाद ये बचेगा N0/4 और ये होगा 3N0/4। 3 हाफ लाइफ के बाद ये बचेगा N0/8 और ये होगा 7N0/8। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 4 हाफ लाइफ के बाद ये N0/16 और ये 15N0/16। तो जरा ध्यान से देखिए, तो एक हाफ लाइफ के बाद जो रेशियो है मदर न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस अपॉन मदर न्यूक्लियस का, दैट इज 1। फिर उसके बाद जो रेशियो है डॉटर न्यूक्लियस अपॉन मदर न्यूक्लियस का, दैट इज 3। 2 हाफ लाइफ के बाद, 3 हाफ लाइफ के बाद वो डॉटर न्यूक्लियस अपॉन मदर न्यूक्लियस का रेशियो है 7, और 4 हाफ लाइफ के बाद डॉटर न्यूक्लियस अपॉन मदर न्यूक्लियस का रेशियो है 15। तो ये देखेंगे, तो इससे ये आपको मतलब ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जैसे यहाँ पर उसने दिया है कि द नंबर ऑफ uranium-238 and Pb206, the number of uranium-238 and Pb206 atoms are equal। तो दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाला केस है। तो एक हाफ लाइफ बीती है, इसका मतलब जो इसकी एज होगी, हमारे स्टोन की जो एज होगी वो एक हाफ लाइफ के बराबर होगी, मतलब 4.5 × 10⁹। अगर उसने बोला होता कि पीबी के एलिमेंट 3 गुना है यूरेनियम से, तो फिर इसका अंदर 2 हाफ लाइफ बीत गई होती। अगर उसने बोला होता पीबी के 7 टाइम्स हैं यूरेनियम से, तो मतलब 3 हाफ लाइफ बीत गई होती। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला है 12th, द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। The decay constant of radioactive nuclei, copper 64 is 1.516 into 10 to the power 5. Find the activity of a sample containing 1 microgram of 64 copper. Atomic weight of copper is 63.5 gram per mole. Neglect the mass difference between the given radioisotope and normal copper. The decay constant of radioactive nuclei. सैंपल कंटेनिंग 1 माइक्रोग्राम ऑफ 64 कॉपर। ठीक है, आसान है। पहले नंबर निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। मास है 1 माइक्रोग्राम मतलब 10 की पावर -6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास है 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम पर मोल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, दैट मल्टीप्लाइड बाई अवोगैड्रो नंबर विच इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो करीब करीब 6 इंटू 10 की पावर 23 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इससे n आ जाएगा करीब करीब, ये आ जाएगा, ये कैंसिल होंगे तो करीब करीब 10 सा कैंसिल होगा ये। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो n का नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 की पावर 23 -7। तो 10 की पावर 23 -7 विच इज 10 की पावर 23 -7 इज हाउ मच, 3 - 7 इज 16। हाँ, 10 की पावर 16 हो जाएंगे टोटल नंबर एक तरीके से जो हैं इसमें। और उसका डिके कांस्टेंट दिया है, लैम्डा जो दिया है वो दिया है 1.516 इंटू 10 की पावर -5। तो जो एक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी n इंटू लैम्डा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.516 इंटू 10 की पावर 16 - 5 इट इज़ 11। तो इतना DPS एक तरीके से एक्टिविटी हो जाएगी। नाउ अगला है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड इज 20 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 40 आवर्स। आसान क्वेश्चन है, 25% विल रिमेन। एक हाफ लाइफ में 50% बचती है, 2 हाफ लाइफ के बाद 25% बचेगी, 3 हाफ लाइफ के बाद 12.5% बचेगी, 4 हाफ लाइफ के बाद 6.25 बचेगी, 5 हाफ लाइफ के बाद 3.125% बचेगी। तो 2 हाफ लाइफ के बाद 25% एक्टिविटी रिमेनिंग रहती है। Next, 14. If 25% of radioactive sample is left after 25 years, how much will be left after 50 years? तो 25% of radioactive sample is remaining. तो एक हाफ लाइफ के बाद 50% रिमेनिंग होता है, 2 हाफ लाइफ के बाद 25% रिमेनिंग होता है। इसका मतलब 25 years is equal to 2 हाफ लाइफ्स। तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ 12.5 ईयर्स है। तो पूछ रहा है हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 50 ईयर्स। तो इसका मतलब 50 ईयर्स विल बी इक्वल टू 4 हाफ लाइफ्स। तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, एक हाफ लाइफ के बाद बचता है 50%, 2 हाफ लाइफ के बाद बचता है 25%, 3 हाफ लाइफ के बाद 12.5% और 4 हाफ लाइफ के बाद 6.25%। तो आंसर होगा 4 हाफ लाइफ के बाद मतलब 50 साल के बाद, जो कि इस केस में 4 हाफ लाइफ है, 6.25% बचेगा ना। तो ये हुआ। आगे के क्वेश्चन ये सब होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी, इसमें मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस करूंगा सारे, लेकिन आप पहले इनको अटेम्प्ट करेंगे। कहाँ से लेकर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 22 तक ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। थियरी इतनी पढ़ा दी है कि वो कर सकते हैं, और छोटी सी जो थियरी बची हुई है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की, वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के। थैंक यू।